मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम लोगों को मैंने कल जो पढ़ाया था सामाजिक और धार्मिक कैसे परिवर्तन की कोशिश की हमारी इंडियन कुछ पढ़े लिखे समझदार लोगों ने, जिनमें हमने पढ़ा था ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन रॉय ने कलकत्ता में काम किया, सती प्रथा को बंद करवाया उन्होंने बहुत मेहनत करके, बलि प्रथा के लिए उन्होंने काम किया, हिंदू धर्म में जो भी गड़बड़ियां थी उन सबको इन्होंने कोशिश की कि वो हटा पाएं। और उसके बाद हमने देखा था बंबई में एक्टिव हुए आर्य समाज जिन्होंने बनाया 1875 में, स्वामी दयानंद सरस्वती जी जिन्होंने 1883 में किताब लिखी सत्यार्थ प्रकाश संस्कृत भाषा में, और 1883 में ही अजमेर में उनकी मृत्यु हो गई। और कारण मैंने बताया था कि चिड़ने वाली एक महिला थी, नन्ही नाम था उसका, उन्होंने वो कैसे पीस के उनको कांच और दूध में दे दिया था। इसके बाद हमने देखा था उन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। आर्य और वेद तो एक ही बात तो है, वेदों में ही तो आर्यों के जीवन का पूरा वर्णन है। डीएवी स्कूल चलते हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, जो दयानंद सरस्वती जी के नाम पर है। उनका असली नाम था मूल शंकर, और उनका जो है दयानंद सरस्वती जी ने मेन जो कामकाज किया वो यही कहा कि भाई ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, वेदों में अच्छी लिखी बातें जो है उन सबको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए। तो बहुत ज्यादा हद तक उन्होंने लोगों को एक रास्ता दिखाया, शुद्धि आंदोलन चलाया। जो दुखी होकर हिंदू धर्म से और अलग अलग धर्मों में चले गए उन सबको वापस शुद्धि की तरफ ले गए, तो वापस हिंदू धर्म की तरफ मोड़ लाए। ठीक है, फिर मैंने आपको पढ़ाया था ये रामकृष्ण मिशन वाला, कैसे विवेकानंद यूथ का एक आइकन थे, जवान लोगों को बहुत पसंद थे विवेकानंद। विवेकानंद एक नॉर्मल से इंसान थे पहले, पर खूब पढ़े लिखे, मेहनत की, और दक्षिणेश्वर मंदिर में जो रहा करते थे रामकृष्ण परमहंस, उनके चरणों में शरण मिल गई। और फिर कैसे वो हिमालय पे तपस्या करते रहे, कहाँ कहाँ घूमते रहे, और फाइनली एक बार उनको मौका मिला शिकागो जाने का, जहां से उनका नाम बड़ा हुआ। और वापसी के बाद तो फिर वो इंडिया का एक चहेता चेहरा बन गए। और उसके बाद फिर वो 1900 में शिकागो के बाद कितना 1893 था ना, उसके बाद 1900 में पेरिस भी गए, धर्म संसद में धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन टाइप का एक और हुआ था, उसमें भाग लेने के लिए। तो ये हमने देखा था 3। इसके बाद हमने पढ़ा था थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैडम ब्लावात्स्की, कर्नल अलकॉट ने न्यूयॉर्क में 1875 में कहा हिंदू धर्म में जो अच्छाई है जरथुष्ट में बौद्ध में वापस से लौटो। और फिर वो प्रचार प्रसार करने दुनिया में निकल पड़े, रशिया के थे, अमेरिका के, बताया था मैंने आपको ये। फिर वो इंडिया आए 11 साल बाद यानी 1886 में, और यहाँ मद्रास में अडियार के पास हेडक्वार्टर बनाया। एनी बेसेंट जो कि इंडियन नहीं है, आयरलैंड की है, जहां से हमने अपने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं संविधान के भाग 4 वाले, आर्टिकल 36 से 51 वाले, उनसे मिले। इन्होंने कहा आप जाइए बेशक, और मैं यहाँ पे प्रचार प्रसार करूंगी। फिर उन्होंने प्रचार प्रसार किया। इसके बाद हमने पढ़ा था अलग अलग धर्मों के लोगों ने काम किया, अहमदिया आंदोलन, देवबंद आंदोलन, प्रार्थना समाज, बताया था ना प्रार्थना में केशव चंद्र सेन जो थे, और कैसे वो भारतीय ब्रह्म समाज के ऊपर काम किया। फिर कैसे अपनी बेटी की शादी कर दी, उनको अपना आइडियल मान के प्रार्थना समाज जो आत्माराम पांडुरंग ने बनाया, प्रार्थना आत्मा, ये बताया था मैंने आपको। फिर इसके बाद हमने देखा रहनुमाई मजदायन सभा बनी, जो दादा भाई नौरोजी ने काम किया। कहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी, कहीं फिर अपना ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज एनी बेसेंट ने काम किया। फिर मदन मोहन मालवीय जी ने इसके ऊपर काम किया और इसको PhU बना दिया। तो ये सब चीजें हमने कल पढ़ ली। यानी जब इंडिया में अंग्रेज आए थे, कंपनी के राज से हम लोग धीरे धीरे महारानी ब्रिटेन के अंडर आ गए, तो इंडिया में काम धाम की भी कोशिश की इंडिया के लोकल लेवल के लीडर्स में, जिनमें कि हमने कई सारे नाम पढ़ लिए। अब हम आज पढ़ेंगे कि अंग्रेजों के यहाँ आने के बाद इंडिया में उन लोगों ने जैसे हमसे, हमारे इंडिया से पैसा कैसे कमाया। तुम्हें क्या लगता है कोई भी पैसा कैसे कमाता है? सरकारें टैक्स के थ्रू। हम सबसे टैक्स इकट्ठा करती थी अंग्रेज सरकार, कर दिया करते थे हम लोग। हम आज भी सरकारों को जो अमीर बनाते हैं ना, ये कर के माध्यम से बनाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, कर नहीं लेंगे तो देश नहीं चलेगा, ये फैक्ट है। हम पढ़े लिखे लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। कर देने से मना भी नहीं कर सकते, देना भी पड़ेगा। विदेश की संपत्ति आगे बढ़ेगी तभी ना, जब हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है? जब टैक्स तो ले लो लेकिन काम ना करो, तब दिक्कत है। भाई टैक्स का फायदा ना अमीर लोग कम उठाते हैं, वो तो देने का काम करते हैं। टैक्स का असली फायदा मिलता है समाज के गरीब तबके को, क्योंकि इस टैक्स से इकट्ठे किए गए पैसे से बेरोजगारी भत्ता, विधवा पेंशन, विधुर पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, जितनी तरह की पेंशन है, तुम सोचो इनका पैसा कहां से आता है? सरकार को तो कुछ लगता नहीं, वो तो मुंह उठा के कह देंगे 2000 रुपए। लेकिन एक एक आदमी, कितने बुढ़े होंगे, कितने ज्यादा लोग हैं जो बेरोजगार है, सबको भत्ता कौन देगा? ये टैक्स का पैसा। टैक्स देता है अमीर आदमी और उसका फायदा उठाता है पूरा समाज। बहुत अच्छी बात है, ये नियम है। ये मान लीजिए कि एक जस्टिस का नेचर है, एक नियम है कि भाई दे वही सकता है जिसके पास है, तो कोई दिक्कत नहीं। अमीर आदमी की जिम्मेदारी है वो टैक्स दे, ताकि उस टैक्स से सरकार सबका भला कर सके। सरकार को करना भी चाहिए, तभी कल्याणकारी राज्य कहलाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप अमीर का टैक्स तो ले लेते हैं लेकिन गरीब तक उस टैक्स को पहुंचने नहीं देते। आप ना सड़कें बनाते, ना सुविधाएं देते, आप ना सरकारी नौकरियां निकालें, आप ना सरकारी सारे सिस्टम को चलाएं, तब दिक्कत है। फिर अमीर से पैसा लेने के बाद आपने कुछ नहीं किया समाज के लिए, तो फिर दिक्कत होगी। फिर गरीब भी दुखी होगा और अमीर को भी लगेगा यार इतना टैक्स देने का फायदा क्या है। भाई ये टैक्स अगर गरीब तक पहुंचना ही नहीं, जैसे सड़कों पे चलने का काम तो हर एक का है ना, सड़क बनाने का काम किसका होगा? हर एक तो सड़क नहीं बनाएगा, सरकार सड़क बनाएगी क्योंकि सरकार ने टैक्स ले रखा है।
उस पे चलने वाला हर आदमी देखो जो टोल क्रॉस करेगा टोल टैक्स देगा, जिसने गाड़ी खरीद ली उसको रोड टैक्स, गाड़ी खरीदते ही पे करना पड़ता है वहीं के वहीं रोड टैक्स। यानी कितने टैक्स लेते हैं, उस सब टैक्स से सरकार पैसा इकट्ठा करती है, उस पैसे को सरकार लोगों के कल्याण के लिए यूज करती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेज भी हमसे टैक्स लेते थे लेकिन वो हमारा कल्याण करने में कभी खुश नहीं थे, राजी नहीं थे। इन्होंने हमारे भूमि कर, मेन जो टैक्स था ना वो था भूमि कर। तब कोई गाड़ियों पे कर थोड़ी थी, तब कहाँ गाड़ियां थी, तो हमसे भूमि कर लिया करते थे, हमारी जमीन में जो हम पैदा करते हैं उससे हम टैक्स पे करते थे। तो ये 3 तरह के मेन कर है। पहला, सबसे पहली जो व्यवस्था चलाई इन्होंने, जिसको इन्होंने नाम दिया जमींदारी, जमींदारी प्रथा। क्या थी ये सुन लें, स्थायी बंदोबस्त भी इसी का नाम है, स्थायी बंदोबस्त, इसी को जमींदारी प्रथा कहते हैं। ये क्या है, अंग्रेजों ने सोचा भैया इंडिया के गांव दूर दूर बसे हुए, मान लीजिए एक अपने दिमाग में एक रोड लगाइए कि हम जीटी रोड पे बात करें कि हरियाणा में जैसे दिल्ली से आते हैं और हरियाणा में एंट्री है, फिर सोनीपत का एरिया पड़ गया, तो सोनीपत में जितने गांव हैं सबसे टैक्स वसूलना था। अंग्रेजों के टाइम की कल्पना करो, सबसे टैक्स वसूलना था। या बिहार में कोई ऐसा रोड मान लीजिए उस पर जितने गांव थे सबसे टैक्स वसूलना। तो अंग्रेजों को लगा यार एक एक गांव में जाके, एक एक घर में जाके, एक किसान से टैक्स लेना बड़ी सिरदर्दी है, और फिर हम लोग क्यों इतने दुखी हो। तो इन्होंने एक काम किया, इन्होंने लॉर्ड कार्नवालिस नाम था एक आदमी का, लॉर्ड कार्नवालिस, बहुत स्टार्टिंग की घटना है, 1793। तब तो ये आए तो थे 1757 की प्लासी के बाद, 64 के बक्सर के बाद, 65 में इलाहाबाद संधि हुई थी ना, उसके बाद की घटनाएं हैं ये। यानी अभी 1800 भी नहीं आया, उससे पहले लॉर्ड कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त का कॉन्सेप्ट दिया और इसने कहा कि जहां एक इलाके में जितने भी गांव, मान लीजिए एक रोड बनाया मैंने, इस एरिया में यहाँ कहीं कहीं दूर दूर बसे हुए गांव हैं। अब ये गांव खेती करते हैं, तो खेती करते हैं तो किसान है यहाँ, वो फसल पैदा करते हैं, तो फसल के पैदा करने के बदले टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है जी, दे देंगे। किसको देंगे, तो उस टाइम पहले राजा महाराजाओं को देते थे, अब अंग्रेज लेंगे। तो वो कहेंगे भाई हम तो नहीं जाएंगे, अब यहाँ मान लीजिए अंग्रेजों ने दफ्तर बना लिया, तो एक एक गांव में जाके, एक एक गांव में 20 किसान, 30 किसान, फिर हर एक से वो बोरी लेना, फिर इकट्ठा करना, सिरदर्दी है, और दूसरे देश के वैसे भी हैं। तो इन्होंने कहा हम एक काम करते हैं, इन्हीं लोगों के बीच में से किसी एक को जमींदार बना लेते हैं। जमींदार, जमींदार थोड़ा सा रिच होगा, जिसकी पर्सनालिटी ठीक ठाक सी हो, तो थोड़ा सा लगे हट्टा कट्टा है और भी पैसे निकाल लाएगा। किसी दुबले पतले सिंगल हट्टी को जमींदार थोड़ी बनाएंगे, तो जमींदार थोड़ा सा अमीर इन लोगों में से ही बना लेंगे एक को, और फिर जमींदार को कहेंगे भैया इतने रुपए कलेक्ट करके देने तुझे इन गाँव में से। मान लीजिए 1 लाख, 1 लाख में कम बता रहा हूं, करोड़ों रुपए कलेक्ट होते थे उस टाइम, बहुत अमीर था भारत। तो कह दिया 1 लाख, ठीक है जी मैं ले आऊंगा। 1 लाख तुझे लेके आने हैं, मान लीजिए इसने एक डेट दे दी कि भाई तुझे ना 30 नवंबर तक ये पैसे जमा कराने हैं। 30 नवंबर की शाम को जैसे ही सूरज डूबेगा, सूर्यास्त होगा, ये सूर्यास्त का नियम बता रही हूँ जमींदारी प्रथा में। इसका मतलब था 30 नवंबर की तारीख तय हुई है, 30 नवंबर में जिस टाइम तक सूरज डूबेगा उस टाइम तक इतने रुपए अगर कंपनी में तूने जमा नहीं कराए तो तेरी ये जमींदारी गई, फिर तू कोई जमींदार नहीं है, फिर हम दूसरे को जमींदार बना लेंगे। अब जमींदार को करना क्या था, इस पूरे एरिया में जाके इनसे घर घर से, हर एक किसान से कितनी भूमि कितना कर लगेगा वो कर लेना था। तो ये मान लो गेहूं लेना था या जो भी सामान डिसाइड किया गया वो लेना था। ध्यान से सुनना, ये जमींदार मान लीजिए यहां से है, यहां से जाके और सब में से कर लेगा। जितना कर इकट्ठा हुआ उसका 10/11 हिस्सा, 11 इसने हिस्से इकट्ठे किए, एक इमेजिन कर लो 11 लाख रुपए इकट्ठे किए एक आइडिया के लिए, 10 लाख रुपए इसको कंपनी को देने पड़ेंगे। इतना हिस्सा कंपनी में जमा होगा। कंपनी बैठी आराम से, यहाँ कोई नहीं आया, ये दुखी हो रहा है, गांव गांव जा रहा है, हर एक किसान से टैक्स लेके और इकट्ठा करके, और शाम को जाके जब है तो यहाँ जमा करा आया 10/11 हिस्सा। जो 1/11 लाख दिया है, 1 लाख बच गया, ये इसका है खुद का जमींदार का। यानी इतने छोटे पार्ट के लिए इतना बड़ा पार्ट जमा करा के आएगा, जिसमें दुखी होगा, परेशान होगा, किसानों को मारेगा, पीटेगा, उनसे ऐंठेगा, क्योंकि अपने ऐसे धन देना बड़ा मुश्किल लगता है। मर कट के जब खेती की जाती है उसमें से कोई आए और इतना रुपया ले जाए या इतना हमारी इसको ले जाए उपज को, तो गलत है। और इसका खुद का फायदा देख लो तुम कितना है, 10/11 हिस्सा तो कंपनी खाएगी बैठे बैठा, कुछ नहीं, उसने एक काम नहीं किया और 10/11 हिस्सा उसकी कंपनी में आ गया, और 1/11 मिल गया जमींदार को। किसान तो मर गया, किसान के पास बहुत कम बचा, वो बेचारा पूरी तरह डिपेंड हो गया जमींदार के ऊपर कि जमींदार चाहेगा तो माफ कर देगा, जमींदार चाहेगा तो कुछ भी, भाई इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में से गोलमाल करना, थोड़ा बहुत किसी को माफ कर देना बहुत आसान था। यानी किसान बेचारा, दुखी किसान जमींदार के ऊपर डिपेंड, और जमींदार के भी कोई ताकत मत समझो, इसकी भी औकात जाके कंपनी के सामने तुम देख लो क्या है। यानी जमींदार हमारे यहाँ तो हीरो है, लेकिन जमींदार वहां जाके जीरो है कंपनी में जाके। तो बैठे बैठाए फायदा कौन उठा रही है, कंपनी। ये व्यवस्था क्या थी, ये था परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, और ये किसने किया, लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 में। और स्टार्टिंग याद है लोगों की, बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा, इस इलाके में कर दिया ये परमानेंट सेटलमेंट। देश का, हमारे इंडिया का 19% हिस्सा, पूरे इंडिया का 19% इंडिया इस टैक्स को भरता था, इस तरीके के टैक्स को भरता था। तो एक बड़ा हिस्सा जमींदारी प्रथा कह लो या स्थायी बंदोबस्त कह लो, जिसमें लॉर्ड कार्नवालिस ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि ऐसे ऐसे करके इनके इलाके में से एक थोड़ा ताकतवर टाइप का जो आदमी रोबीला सा होगा उसको जमींदार बना देंगे, और उसके सिर पे भी तलवार लटकाएंगे कि चुपचाप जितनी रेट दिया
उसके शाम तक आ जाना, नहीं आया ना तो तू हटेगा और हम दूसरा रख लेंगे। अब जमींदार डर रहा है कि मुझे इतनी डेट के इतनी शाम तक पैसे जमा कराने, नहीं तो मेरी नौकरी गई, फिर मेरे पास ये जमींदारी नहीं बचेगी, बेइज्जती है जमींदारी चले जाना, फिर दूसरा जमींदार। यानी कंपनी बैठे बैठाए राज कर रही है। आपने उसने देखो कितने अच्छे रास्ते बना लिए ना, बिना मेहनत के कमा के अपने आप कमाई आ रही है, कुछ नहीं करना। दुखी हो रहे हैं तो पैदा करने वाले किसान हो रहे हैं, और फिर दुखी हो रहा है तो जमींदार हो रहा है, क्योंकि उनको पीट पीट के उनसे पैसा निकालेगा और फिर जाके उसको कंपनी में जमा कराएगा 10/11 को 1/11 अपने आप। ये थी स्थायी बंदोबस्त की कहानी। उम्मीद करती हूँ याद हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। स्थायी बंदोबस्त किसकी देन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की 1793 में। इसमें सूर्यास्त का नियम है कि शाम जो डेट फाइनल हुई उसकी शाम तक जमा करा दो, वरना गई प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ से, तुम जमींदार नहीं कहलाओगे। और इसका कौन से भारत में? तो इस वाले भारत में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ये प्रथा चली थी। 19% भारत इसमें आता था, इस टैक्सेशन सिस्टम में। ठीक है, चलिए दूसरे की बात करते हैं। कौन सी पढ़ी हमने? स्थायी बंदोबस्त। दूसरे की बात करते हैं, ये है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी, इनको समझना है, रटना नहीं है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त या प्रथा कह देते हैं कहीं कहीं। रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयत मतलब होता है किसान। इसमें क्या करते थे? पहले तो ये दी किसने? ये एक थे कैप्टन मुनरो और रीड, दो आदमी हैं, मुनरो और रीड, इन्होंने इसके ऊपर काम किया। मुनरो और रीड ने, वो किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये 1792 में कॉन्सेप्ट आया था, फिर आगे बढ़ता चला गया। इसमें क्या करना था रैयतवाड़ी में? रैयत मतलब किसान। इसमें जैसे हमने अभी देखा, इस इलाके में तो थी स्थायी बंदोबस्त, यहाँ मद्रास और ये जो था ना इलाका साउथ वाला, इस वाला बंबई, तीन ही तो इलाके थे इनके। एक तो बंगाल मेन था, एक बंबई था, एक ये मद्रास था। तो बंगाल मतलब कलकत्ता, कलकत्ता वाले इलाके में ये पूरी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त, यहाँ और यहाँ बंबई और मद्रास वाले इलाके में रैयतवाड़ी प्रथा चलाई। और इस रैयतवाड़ी में क्या किया इन्होंने कहा किसान भूमि के ऊपर, जैसे मान लो एक जमीन दे दी इन्होंने, किसान को एक एरिया दे दिया, ऐसे ये पूरी जमीन अपने आप ले ली पहले अंग्रेजों ने। फिर इसका ऐसे बंटवारा किया, बोली लगाई, भाई इस एरिया में जो मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, भाई इस एरिया में से हमें 100 टन, एक आइडिया है बस, गेहूं चाहिए लगान के रूप में। कौन सा किसान दे सकता है इतना पैदा करके और फिर तुम्हें देना है? तो अब किसान सोच रहे यार बढ़िया एरिया, बढ़िया भूमि है, मैं कर लूंगा। अगर मैं 150 कर पाता हूँ या 200, 250, 300 कर पाता हूँ तो मैं इतना दे दूंगा। अब उसने किसान ने ले लिया ए पार्ट, किसी ने बी, किसी ने सी, किसी ने। अब जो कर पाए पैदा वो सीधे जाके और कंपनी को दे आए, लो जी इतने की बोली थी और मैंने इतने जमा करा दिए। किसान सीधे, जमींदार नहीं है बीच में, सीधे किसान। बहुत अच्छी बात है, किसान पैदा कर रहा है, लेकिन दुख की बात है कि पैदा करके जमा कहाँ करा के आना है? कंपनी में। अब कंपनी मालिक है, बैठी बैठी खा रही है। किसान दुखी है, किसान मर रहा है, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बैठे बैठे खा रही है। मान लीजिए किसी साल सूखा पड़ गया, किसान की खेती बर्बाद हो गई, नहीं कमा पाया उतना और कंपनी में जमा नहीं करा पाया, तो कंपनी तुरंत लात मार के कहेगी चल यहाँ से, किसान तेरा हट जा। ये दोबारा से बोली लगेगी, बताओ कौन आएगा इस पे, इतने रुपए लेंगे हम। अब वो किसान जो पिछले 5 साल से लगातार मेहनत करके कमा कमा के कंपनी का पेट भर रहा था, एक साल नहीं खेती करने पर उसको लात मार के हटा दिया और फिर से बोली के लिए जमीन, इस एरिया की बोली बताओ कौन लगा सकता है? दूसरा किसान आ गया जी मैं 110 दूंगा। 4-5 साल उसने किया, 110 मेंटेन किया, फिर किसी साल उसके साथ ऐसे ही किया, उसको लात मार के हटाया और फिर तीसरा। यानी कंपनी लगातार एक्सप्लॉइट कर रही है। जैसे वो होते ना कीड़े, जुएं होती हैं कि सिर में चिपक जाती हैं, तो इस तरह से वो चिपक गए हैं और वो हटेंगे नहीं। किसान परेशान है, दुखी है बेचारे, खूब कमा के जान माल पूरा सब कुछ लगा के पैदा करते हैं, खेती करते हैं, पकड़ा देते हैं इनको, और जिस एक साल वो चूक गए, नहीं कर पाए, तो तुरंत से भूमि से बेदखल हो जाएंगे। फिर किसकी भूमि है ये तो कंपनी की भूमि हो गई। किसान तो मालिक ही नहीं है इसका, मालिक होता तो अपनी मर्जी से करता ना। उसके ऊपर इतना प्रेशर, इतना दबाव, फाइनली क्या करेगा? किसी भी दिन उसको मारेंगे और पीटेंगे और भगा देंगे। तो मालिक नहीं है यहाँ का। तो कितने चालाकी से कंपनी किसानों को बेवकूफ बना रही है, किसानों को लूट रही है, खा रही है, एक्सप्लॉइट कर रही है, शोषण कर रही है, और जब मन में आता है उस कंपनी के तो किसान को भगा देती है। किसान मालिक नहीं है। तो कितनी दयनीय अवस्था है बेचारे किसान की कि पूरे जीवन मरेगा, 10 साल 20 साल भगा देंगे। ये कितना गलत तरीका है। कहां अपनाया ये? साउथ इंडिया में। तो देखो स्थायी बंदोबस्त में भी इसी को फायदा था और रैयतवाड़ी में। लेकिन अब किसान को क्या लगता है कि मेरे बीच में बिचौलियां नहीं है। किसान इसलिए खुश है कि मुझे जमींदार की जी हुजूरी नहीं करनी पड़ती। पहले तो इसको जमींदार के तलवे चाटने पड़ते थे ना, अब जमींदार के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। लेकिन इसका नुकसान देख लो, 5-10 साल में जैसे एक साल ये बेचारा नहीं कर पाया उस काम को, तो इसको भगा देंगे। ये मालिक नहीं है भूमि का। ये थी रैयतवाड़ी प्रथा। सब में सिर्फ और सिर्फ इन अंग्रेजों का फायदा था। किसी भी चीज में, किसी भी प्रथा में अंग्रेजों के अलावा किसी का फायदा नहीं था। जमींदारों का भी चलो थोड़ा बहुत फायदा था, लेकिन लॉजिकली देखो तो जमींदार इतनी मेहनत करता, हर एक से पैसा वसूलता और उसका 1/11 हिस्सा मिलता। और कंपनी जो बैठे बैठे खा रही है, तुम हो कौन? विदेशी आके यहाँ बैठ गए और ये कह रहे हैं कि हम इतना लेंगे, और अगर हम नहीं देंगे तो हमें मारेंगे पीटेंगे। तो ये दूसरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी प्रथा। लेकिन इसमें किसान मजदूर है बस, किसान मालिक नहीं है भूमि का, मालिक है कंपनी। जिसको चाहेगी रख लेगी, जिसको चाहेगी भगा देगी। ठीक है, तो किसान की स्थिति जो है ना बहुत खराब हो गई रैयतवाड़ी में भी। ये कहां थी? साउथ इंडिया में, बंगाल, ये सॉरी मद्रास और बंबई में। और वो पहले वाली कहां थी? उड़ीसा के आसपास, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। अब तीसरी एक व्यवस्था चलाई इन्होंने, महालवाड़ी।
महालवाड़ी, महाल क्या है? महल से बना शब्द है। बड़ा सा महल होता है ना, एक एरिया में, एक मान लीजिए एक रोड है, इस एरिया में इस पूरे इलाके में पड़ने वाले सारे गांव को मिलके महाल कहा जाता था। ये सब महाल है। अब ये कहा कि भाई इस महाल की एक कोई बना लो भाई, इतना प्रतिशत हम लोग लेंगे इस महाल से। एक आइडिया दे देती हूँ, मान लीजिए यहाँ 100 टन गेहूं हुआ तो 30 टन भाई अंग्रेजों ने लेना है इस पूरे महाल से। अब इस महाल में मान लीजिए 2 गांव जो हैं इनमें पैदावार खराब हो गई तो कोई बात नहीं, अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता 2 की खराब या 4 की, उनको 30 टन चाहिए, मतलब 30 टन चाहिए, इनकी खराब हो गई तो तुम एक्स्ट्रा दे दो 2-4 मिलके, थोड़ा थोड़ा, हमें तो 30 टन चाहिए, कुछ भी करो हमें नहीं पता। मान लीजिए किसी साल 4 गांव पैदा नहीं कर पाए तो बाकी सबको मिलके उन चारों के बदले इकट्ठा करके ज्यादा, अब उनके तो हिस्से में ज्यादा आ गया ना, उनको वो दे के आना पड़ेगा कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक किसान मरे, एक गांव भूखा मरे या कुछ भी हो, हमें 30 टन मतलब 30 टन चाहिए। उन्होंने इसको एक तरह से पट्टे पे दे दिया, 10 साल तक ये 30 टन हमारे पास आना चाहिए, नहीं आया तो फिर हम गड़बड़ मानेंगे। अब महाल की जिम्मेदारी हो गई कि किसी गांव में अगर दिक्कत हो जाती है, किसी गांव, मान लीजिए हर गांव में 30 गांव थे, 1-1 टन लेते थे, अब किसी 3 गांव में काम नहीं चला, 3 टन कम पड़ गया तो वो 3 टन बाकी बचे हुए 27 को अपने में से पूरा करना पड़ेगा। ये क्लैरिटी थी, ये गांव को आपस में पता था, तो एक खास विशेष इलाके के सारे गांव मिलकर महाल बनते थे। वही बात है, इसमें भी इन्हीं को लूट रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कोई तो दिक्कत आएगी। अगर वो पर्सनल लेके के पास जाते हो तो गांव कहेगा जी हम नहीं देते, लेकिन उसको टेंशन ही नहीं, क्योंकि उसको महाल से पैसा मिलेगा। अब वो महाल में कोई डूबे, कहीं बाढ़ आए, कहीं सूखा पड़े, कोई मरे, कुछ आग लगे, हमें कोई मतलब नहीं, महाल का चुपचाप पैसा जमा करा जाना। हर तरफ से इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया, कभी रैयतवाड़ी के नाम पे, कभी महालवाड़ी के नाम पे और कभी स्थायी बंदोबस्त के नाम पे। तीनों में एक्सप्लॉइटेशन हमारे किसानों का था, बस नाम बदल दिए, टारगेट इनका था हमें इंडिया को लूट लेना। ठीक है, तो ये महालवाड़ी कहाँ फेमस हुई? ये पंजाब के आसपास के इलाके में, जो उत्तर भारत का हिस्सा था ना, मध्य भारत और उत्तर भारत, इस तरफ के इलाके में। ठीक है, जमींदारी भी जगह जगह चलती रही थी, ऐसा नहीं कि वो, लेकिन जैसे कहीं शुरुआत होती है तो फेमस हो जाता है। ये 3 तरह की प्रथा थी, 3 तरह की व्यवस्था थी। चलिए अब इनको थोड़ा सा किताबी भाषा से भी पढ़ लेते हैं। भूमि बंदोबस्त है ये, टैक्स, मेनली तो टैक्सेशन सिस्टम था। भूमि से इनको क्या मतलब? भूमि बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं इसको। और देखो क्या कह रहे हैं, 1793 में अंग्रेज यहाँ आए कब थे? जैसे जब लड़ने वड़ने पे आ गए, लड़ने वड़ने पे ये लोग आए थे 1757 में, 1757 में। तो उसके बाद देखो कुछ ही साल बाद कितनी क्विक एक्शन लेते थे। 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, कार्नवालिस, वेलेस्ली, सुने हुए तुमने नाम। कार्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये पूरी पट्टी ही तो थी जो प्लासी बक्सर में, बक्सर के बाद इनके पास थी, में स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट लागू किया, जो आगे चलकर पहले स्टार्टिंग यहां से हुई, फिर फैला बनारस में और मद्रास के उत्तरी बाद में, लेकिन पहले स्टार्टिंग यहां से हुई। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा था, यानी जितना अंग्रेजों का भारत था उसका 19% स्थायी बंदोबस्त था। लॉर्ड कार्नवालिस के दिन है 1793, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, ये जितने टिकमार्क और अंडरलाइन किए सब पूछ सकते हैं। इस व्यवस्था द्वारा जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया। तो भूमि का मालिक कौन है? जमींदार, क्योंकि वो किसान को भगा देंगे अगर किसान ने उनको टैक्स नहीं जमा कराया। और ये असली मालिक नहीं है, इसको भी भगा सकती है कंपनी, क्योंकि अगर इसने सूर्यास्त के नियम का पालन नहीं किया तो इसको भी भगा देंगे। कंपनी कितनी चालाक है, मिडिलमैन बना के उसके सिर पे तलवार लटका रखे कि जब तक तू है, जब तक तू टैक्स जमा कराएगा, नहीं कराया तो तुझे निकाल देंगे। अब तू कैसे टैक्स लेगा, चाहे इंडियंस को मार, चाहे पीट, चाहे लूट, हमें नहीं पता, हमें टैक्स चाहिए। तो जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया। लगान वसूली का 10/11, तो सारा ही हो गया, 11/11 मतलब टोटल ना, तो 10/11 भाग कंपनी को फ्री में, आके झांकना भी नहीं गांव में, बैठे बिठाई ये दे के आएगा। और 1/11 भाग ये खुद लेगा। देखना जरा, जमींदार को 1/11 और खुद 10/11, और बेचारा किसान मरे भूखा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस व्यवस्था से कंपनी की आय निश्चित हो गई, बैठे बिठाए इसकी आय बंध गई। जैसे होता है ना फ्री में खाना, भैया कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। इंडिया, जमीन इंडिया की, किसान इंडिया के, जमींदार इंडिया का, पैसा कौन खा रहे? विदेशी हैं आके बैठे, लेकिन इस बुद्धि के बल पे हमारे देश से देखो कितना फायदा कमा रहे हैं। निश्चित हो गई, परमानेंट, यहां से इतने करोड़ आएंगे, कुछ नहीं करना। और किसान मजदूर की स्थिति में पहुंच गया। किसान तो मजदूरी करेगा और मरेगा किसके सामने? हाथ फैलाते के रखेगा, जमींदार के आगे। जमींदार सोचेगा मैं हीरो हूं, थोथा चना बाजेगा ना, जमींदार को लगेगा मैं ही हीरो हूं। उसकी भी अकल कब ठिकाने आएगी? जब वो पैसे कलेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर उसको भी तो लात लगेगी अंग्रेजों की। तो एक तरह से इंडियंस बेवकूफ बनाए जा रहे हैं इन सब सिस्टम से। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी। रैयत कौन होता है? किसान। सीधे किसानों को मालिक बनाएंगे। कैसे मालिक बनाएंगे? तुम जानते हो कि कितने बढ़िया मालिक बनाएंगे। इसके जन्मदाता थे थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। 2 नाम, ये नाम इंपॉर्टेंट है, कार्नवालिस भी याद रखना और ये भी याद रखना। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, मुनरो और रीड ये 2 थे। ये 1792 में आ गया था कॉन्सेप्ट, वो 93 में। इसे सबसे पहले तमिलनाडु, तो मद्रास के आसपास हुआ कि 12 महल में लागू किया गया। यानी अगर स्थायी पूछेंगे तो वो इस बेल्ट में था, और अगर ये पूछेंगे रैयत, रैयत मतलब किसान, तो ये इस बेल्ट में था। ये बंबई के आसपास भी आगे फैलेगा। नेक्स्ट देखते हैं,
ये व्यवस्था मद्रास और बंबई, इनकी 3 प्रेसिडेंसी थी ना, इनकी 3 बड़ी प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी अंग्रेजों की? बंगाल, मद्रास और बंबई। तो बंगाल में तो स्थाई पे बैठे थे वो जमींदार वाले में, ये नीचे की तरफ था मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में 3 ही प्रेसिडेंसी थी, इन तीनों में गवर्नर थे, में लागू की गई, जिसके अंतर्गत सरकार किसानों से सीधे डायरेक्ट, रैयत मतलब किसान, प्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित राशि इनको चाहिए, निश्चित, चाहे हमारे यहाँ सूखा पड़े चाहे मरे कोई, इनको निश्चित उपज चाहिए। उपज का 50% हिस्सा, अगर किसान ने 100 बोरी निकाली है अपने खेत में तो 50 बोरी तो अंग्रेज ले जाएंगे। किस खुशी में? बस ऐसे ही, क्योंकि हम जो है यहाँ के हेड हैं। उस बेचारे ने अपनी पूरी परिवार लगाया, मेहनत की, मजदूरी की, उसमें दिन रात एक किया। तब कौन सा ये थे कि वीडीसाइड मारे और वीड्स खत्म हो गई, बैठ बैठ के वो सारी जो गंदगी पैदा होती है उस खेती में वो निकाली, पानी चलाया, दिन रात मरा, और फाइनली 50% हिस्सा जमा कराना है कंपनी में, नहीं कराया तो मुझे भी निकाल देगी। यानी देखो कंपनी कैसे जोंक की तरह चिपट गई है, खाती जा रही है, इनको प्राप्त करती थी। इस प्रकार इस व्यवस्था में किसान, क्या किसान की भूमि है? नहीं, भूमि किसान की नहीं है, मारेंगे किसान को, भगा देंगे। इस व्यवस्था में किसान भूमि के वास्तविक स्वामी न बन सके, राज्य भूमि का स्वामित्व रखेगा। मैंने आपको बताया राज्य कैसे बंटवारा करेगा। इस पे मुझे 20 टन चाहिए, कौन दे सकता है? इस पे 30, इस पे 50, जो दे सकता हो बोली लग रही है, आ जाओ। अब 20 टन अगर तू 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल दे रहा है, छठे साल नहीं दे रहा, भाग यहाँ से, दूसरा आ जाओ। इस पे 25 टन कौन देगा? कोई भी आ जाएगा भाई, इतनी भुखमरी तो कोई भी, चलो मैं पैदा कर लूंगा। किसान की प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं है, वो तो एक तरह से इनको कमा कमा के देने के लिए है बस। और भू राजस्व में वृद्धि कर सकता था, राज्य बढ़ा भी सकता है, बताया ना मैंने, 20 से 22 कर देंगे, तुम कोई नहीं हो बोलने वाले, जैसा कंपनी चाहेगी वैसा करेगी। नेक्स्ट, ऐसा कब होता है? जब सब कुछ प्राइवेटाइज था, कंपनी का था, सब कुछ अपनी मर्जी चलाएगी, कोई बोले नहीं सकता। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत का 51% हिस्सा था। दो तो प्रेसिडेंसी हो गई बड़ी बड़ी, कौन से वाली? एक मद्रास और एक बंबई, तो अपने आप देख लो 51% आ गया। जो स्थायी वाली थी उसमें 19% था, 1793 में है ना 19%, वो बंगाल बिहार उड़ीसा मेन था, इसमें था 51%। भूमि का मालिक किसान नहीं है, वो मजदूर है, कुछ नहीं है उसके हाथ में, मजदूर है वो, ठीक है। 1836 के बाद विंगेर और गोल्डस्मिथ ने रैयतवाड़ी व्यवस्था में कुछ सुधार किए, वो सुधार भी कुछ नहीं थे, कोई खास कुछ ऐसा नहीं था जिससे हमें फायदा हो। महालवाड़ी, महाल मतलब एक एरिया के कई सारे गांव मिलके महाल कहलाते थे। रैयत मतलब किसान, और महाल मतलब एक किसी विशेष एरिया में पड़ने वाले कई सारे गांव मिलके महल या महाल। तो उसमें मैंने बताया गांव बंटवारा, भाई 30 टन देना है यार, इस बार हमारे गांव में नहीं हो, कहीं नहीं, तुम इस बार 1-1 टन हमारा कर दो, हम अगली बार तुम्हारा कर देंगे। अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जियो आप मरो, उनको 30 टन मतलब 30 टन चाहिए, एक आइडिया है बस। ये व्यवस्था 1822 में गंगा की घाटी, अब वो बंगाल बिहार उड़ीसा, उसके बाद वाली नीचे मद्रास और मुंबई, अब ये गंगा की घाटी में, तो यूपी के इलाके की तरफ, उत्तरी पश्चिमी प्रांत यानी पंजाब के आसपास की तरफ, मध्य भारत तो यूपी और एमपी का कुछ हिस्सा, और पंजाब में लागू की गई। तो अब समझ जाओ इंडिया में 3 व्यवस्थाएं हैं, रटना नहीं है। इधर है स्थायी बंदोबस्त, इधर बंबई और इधर मद्रास में है रैयतवाड़ी, किसानों से डायरेक्ट 50%, और वहां कितना था? 10/11, 1/11 जमींदार का। और फिर जैसे मध्य भारत की बात करूं तो ये वाला हिस्सा हो गया, इसमें यूपी आ गया, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान आ गया, पंजाब आ गया, इस पूरी बेल्ट में यानी यूपी हरियाणा पंजाब दिल्ली वाली बेल्ट में, इसमें थी महालवाड़ी कि तुम कर दो उसके बदले का, अगर नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है। ये महालवाड़ी, इसमें राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, परमानेंट नहीं किया गया, बदलते रहते थे, परंतु बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन का प्रावधान था, बदल सकते हैं। कुछ गांव, एक एरिया के गांवों को मिलाकर महाल बनता था, महल की तरह बड़ा। महाल के मुखिया को केवल भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार था। एक महाल का मुखिया भाई तू है, वो जमींदार नहीं है उनमें से, और कह दिया तू भू राजस्व का एकत्रित कर, तो भू राजस्व उस पूरे एरिया में से जितना देना है, एक आधा कम देगा तो बाकी लोग उसकी भरपाई कर देंगे। लेकिन यहाँ भी किसान बहुत दुखी थे, तीनों में से कोई किसानों के फेवर में नहीं थी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 30% क्षेत्र आता था, 30%। तो ये 3 व्यवस्थाएं हैं, पेपर में बहुत बार आपने देखा होगा, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब तीनों को अगर हम देखें तो पहली का नाम था स्थायी बंदोबस्त, दूसरी का नाम था रैयतवाड़ी, और तीसरी का नाम था महालवाड़ी। इनमें क्या अंतर है हमें पता चल गया। महालवाड़ी ये कहां कहां चलती थी? पहली चीज तो ये स्थायी बंदोबस्त जो है ये कहां था? बंगाल बिहार और उड़ीसा में, यानी इस एरिया में, यहाँ पे ये था स्थायी। इसमें कितना भारत था? 19% भारत। रैयत का मतलब होता है किसान, तो ये कहां चलाई थी? जो दक्षिण भारत में इनकी 2 प्रेसिडेंसी थी, बंबई वाली, ये गुजरात तक का था बंबई, और एक मद्रास प्रेसिडेंसी इनमें चलाई थी। इनमें भारत का कितना परसेंट हिस्सा था? 51% हिस्सा। और महालवाड़ी कहां चलाई इन्होंने? जो भारत का ये वाली बेल्ट है ना, यूपी और अपना ये हरियाणा पंजाब पाकिस्तान का इलाका, इसमें चलाई। इसमें कितना परसेंट आ गया? जो बच गया वो प्रतिशतता इसमें चली जाएगी, जो प्रतिशत बच गया। ये याद रखना, किसानों वाली में भी किसान से सीधे मालिक नहीं थे, तुम मजदूर हो, हम जब चाहे निकाल देंगे। स्थायी में इतने परेशान कर दिया कि जमींदार तुमसे ऐठेंगे और जमींदार इनको खूब एक्सप्लॉइट करेंगे, और अपने आप बस 1/11 रखेंगे और कंपनी 10/11। यहाँ 50% रखेगी। महाल में कभी भी चेंज कर सकती थी, और महाल में एक खास एरिया के गांव के किसान ही आते थे, ठीक है। तो ये 3 प्रथाएं कहाँ कहाँ हैं सबकी समझ में आ गया होगा। और इसके ये इंपॉर्टेंट एरियाज पूछते हैं, या पूछ लेते हैं भाई किसमें किसान की स्थिति कैसी थी। तो अभी हम सबको आ गया। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब इसके बाद तीनों बंदोबस्त हमने पढ़ लिए, ठीक है।
तो अब तुम लोगों ने देखा धार्मिक और कैसे सुधार आंदोलन चले, धार्मिक और सामाजिक, वो भी कंप्लीट हो गया। ये 3 भूमि व्यवस्था अंग्रेजों के टाइम में कंपनी से लेकर फिर महारानी ब्रिटेन तक की, ये भी हमने देख ली। अब बीच का एक टॉपिक जो रह गया था, जो मैंने जानबूझ के छुड़वा दिया था, वायसराय, ये वाला शुरू कर देते हैं। मैंने आप लोगों को काफी दिन पहले एक बात बहुत क्लियर तरीके से समझाई थी कि जब अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने पहले जैसे मद्रास में अपने पैर जमाए, मद्रास में एक फोर्ट बनाया, किला बनाया, फिर बंगाल की तरफ पैर जमाए, बंबई की तरफ, 3 प्रेसिडेंसी बनाई और तीनों में एक एक आदमी मुखिया बना दिया, गवर्नर। बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल है, उसकी बात बंबई और मद्रास वाले मानेंगे, वो बड़ा आदमी है। फिर जैसे इनकी टेरिटरी और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी, फिर उन्होंने कहा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दो, भारत का गवर्नर जनरल बन गया। फिर बाद में एक चार्टर के तहत इन्होंने कहा, जैसे क्रांति हुई, सब चीजें हुई, तो फिर कहा कि भैया भारत का गवर्नर जनरल की पोस्ट का नाम बदलेंगे और अब इसको कहेंगे हम वायसराय, इन प्लेस ऑफ किंग। तो 1857 की क्रांति के बाद हमारे देश में वायसराय की पोस्ट आई। इससे पहले भारत का गवर्नर जनरल था, उससे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था और उससे भी पहले सिर्फ गवर्नर हुआ करते थे। 3 प्रेसिडेंसी के, बंगाल, मद्रास और बंबई के, ठीक है, वो सब मैंने आपको क्लियर किया था। विलियम बेंटिक का नाम मैंने आपको बताया था, कैनिंग का नाम बताया था कि किस किस कारण, जैसे कहेंगे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय, तो आप कहेंगे कैनिंग, कहेंगे भारत बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो आप कहेंगे विलियम बेंटिक। इन सबके कारण मैंने बताए हुए हैं आपको कि क्यों ऐसा हुआ, वो वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वायसराय में। तो सबसे पहले वायसराय की बात करेंगे, जो मेन मेन है मैं समझा दूं, फिर उसको जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको वो आसान दिखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग की। लॉर्ड कैनिंग कौन है? ये लॉर्ड कैनिंग, ये लॉर्ड कैनिंग पहले था गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। डलहौजी का नाम सुना है ना आपने? रेल चली थी, लैब्स की नीति, पोस्ट ऑफिस, बहुत काम किए थे। 56 में डलहौजी हट गए थे और डलहौजी की जगह आ गए थे लॉर्ड कैनिंग। हम इंडियंस इरिटेट हो चुके थे और हमारे मन में था कि हम क्रांति करेंगे, और लॉर्ड कैनिंग आए चाहे कोई आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्रांति करनी थी। यही कारण था कि हम धीरे 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 प्लानिंग्स कर रहे थे और हम बहुत ज्यादा सालों से घुट रहे थे। अंग्रेजों के इस माहौल में हमें घुटन होने लगी थी और इसीलिए चाहे कोई बैठा होता क्रांति होना तय था। लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर थे जब क्रांति की शुरुआत की। 57 की क्रांति मैंने 2-3 दिन लगातार आपको पढ़ाई थी, समझाई थी, किताबी भाषा से भी और वैसे भी कॉन्सेप्ट बताया था। उस क्रांति जब हुई ना, तब भारत का हेड था लॉर्ड कैनिंग। उस क्रांति में इसने मोर्चा संभाला, चाहे काम कुछ ना के बराबर किया हो, लेकिन इसका नाम चलेगा। तो भारत का गवर्नर जनरल, जब सारी चीजें बदली, महारानी ब्रिटेन के अंडर हम आ गए, तो महारानी ब्रिटेन ने कहा काम इन्हीं को करने तो कोई नहीं, लेकिन इनकी पोस्ट का नाम बदल के क्या कर दिया, ही आदमी भारत का वायसराय बन गया। लॉर्ड कैनिंग फिर टिके हैं इंडिया में 1856 से 1862। इस टाइम पे क्या कुछ खास हुआ? पहले, बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे 3 हाई कोर्ट्स बने थे। इंडिया के 3 सबसे पुराने हाई कोर्ट जो है ना, कहाँ कहाँ है वो? कलकत्ता में, 1862 में बने थे ये, कलकत्ता में है। एक आपके मद्रास में हाई कोर्ट बना और एक बंबई में हाई कोर्ट बना। सबसे पुराना इनमें कलकत्ता का है, ये जुलाई में बना, फिर वो अगस्त और सितंबर में। तो इंडिया में हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ, ये भी तो कानून के तहत बनाए गए। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1862 में 1 जुलाई को सबसे पहले इंडिया का हाई कोर्ट बना, कलकत्ता का। तो 1862 में आपके देश में सुप्रीम कोर्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद मैंने बताया था, प्रीवी काउंसिल लंदन में। अब ये हाई कोर्ट एक्ट आ गया 1856 में। इसी टाइम पर, ये 1862 में, सॉरी, इसी टाइम पर, इस कैनिंग के टाइम पर ही विधवा विवाह पर अधिनियम भी बने। 56 में ही बन गए थे, तभी क्रांति से पहले। इसलिए कारण था ये कि हमें लगा हिंदुओं को कि हमारी जो है पुरानी रीतियों को ये लोग खत्म करना चाहते हैं, तो विधवा विवाह अधिनियम कानूनन नियम बना दिया ये, ठीक है, कोर्ट बने। इन्हीं के टाइम में 56 के बाद ही इंडिया में आईपीसी सुना होगा ना, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता जिसको बोलते हैं, जिसको कहते हैं हम कानूनों की किताब। जैसे तो संविधान है, संविधान तो आपके अधिकारों और इन सब की बात करता है ना, फिर कौन से सेक्शन से कौन से क्राइम में क्या सजा होगी। जैसे आईपीसी की धारा फला के तहत इनको ये सजा दी जाती है। आपने सुना होगा पुरानी मूवीज में क्या बोलते थे वो, तिजारते हिंद, इसको आईपीसी को की धारा फला के तहत 302 के तहत इसको फांसी दी जाती है। ये सब धाराएं अलग अलग हैं। तो जो हमने कानून अपना लिए ना, आईपीसी आज तक चल रहा है हमारे देश में, वो अंग्रेजों के टाइम की देन है। 1860 में, 59 में एक्टिवली काम किया, 58 में, फिर 60 में इसके ऊपर काम हुआ। तो भारतीय दंड संहिता जिसको कहा जाता है, इंडियन पीनल कोड, जिसमें कि दंड का प्रावधान, ये किया तो इतने महीने की सजा, ये किया तो ऐसी उम्र कैद, ये किया तो ऐसा होगा, ये सब चीजें आईपीसी की धारा, बहुत बार सुनते हैं हम, आईपीसी की धारा के तहत फला सजा मिलेगी। तो जो आईपीसी है ना, इंडियन पीनल कोड, इसका फुल फॉर्म है ये इंडियन पेनल कोड, आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, ये इनके टाइम में आई थी, कैनिंग के टाइम में, ठीक है। तो हाई कोर्ट एक्ट बना, कानून बना और आईपीसी के ऊपर काम हुआ। इनके टाइम में फिर लैब्स की नीति को बंद कर दिया गया, क्योंकि लैब्स को बहुत बड़ा कारण माना गया था क्रांति का। तो लैब्स की समाप्ति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की समाप्ति कर दी गई।
किसके टाइम में हुआ ये? कैनिंग के टाइम में। ठीक है, 3-4 चीजें हैं, याद रखनी पड़ेंगी, बार बार पढ़ोगे ना तब याद हो जाएंगी। इसके बाद कैनिंग के बाद दूसरा बड़ा नाम जो आया वो नाम आया मेयो का। आए तो और भी कई है लेकिन बड़े नहीं थे वो, लॉर्ड मेयो। मैं मेन पढ़ाऊंगी पहले क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनेंगे। लॉर्ड मेयो कौन है ये? लॉर्ड मेयो एक ऐसा आदमी है जिसके टाइम में कई चीजें एग्जाम में आ जाती हैं। पहला, हमारे देश में फर्स्ट टाइम जनगणना हुई, फर्स्ट टाइम जनता की गिनती हुई, जनगणना हुई, और ये जनगणना हुई 1872 में। उस टाइम आपके देश में लॉर्ड मेयो भारत का वायसराय था। ये लेकिन जनगणना आधी अधूरी थी, पूरी सिस्टमैटिक नहीं थी, बस नाम की है, इसमें हुआ नहीं ज्यादा काम। दूसरा, लॉर्ड मेयो के टाइम में एक कॉलेज बनाया गया इन्हीं के नाम पर, मेयो कॉलेज कहते हैं, इन्होंने उसकी नींव रखी थी। और इस कॉलेज में उस टाइम के बहुत अमीर टाइप के लोग पढ़ा करते थे। आज भी अजमेर में अगर कभी आप जाएंगे तो बिल्कुल ऑन रोड है मेयो कॉलेज, लॉर्ड मेयो कॉलेज। उस टाइम में भी मेयो कॉलेज हुआ करता था, इन्होंने बनाया था। तो मेयो के नाम पर ये बातें याद रखना। मेयो कॉलेज है अजमेर में, आज तक ये मेयो के टाइम में हुई। एक किसी आदमी ने इनको चाकू वाकू मार दिया था तब इनकी डेथ हुई थी। तो लॉर्ड मेयो के 2 क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा, एक आदमी आया बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लॉर्ड लिट्टन। इसको ध्यान से सुनना, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। लॉर्ड लिट्टन, अब आप सुनो क्या था ये बहुत बड़ा निबंधकार था, निबंध लिखता था, बहुत बड़ा साहित्यकार था, कविताएं, कहानियां, पता नहीं क्या क्या लिखता था। ये सब लिखने वाले लोगों में इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं ना भाई, कवि जो है उसकी भावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, अतिरेक में होती हैं, तभी तो वो लिख पाता है। कागजों पे अपनी भावनाओं को उतारना हर किसी के बस की नहीं है। तो ये साहित्यकार था, निबंधकार था, लेखक था, कवि था, कितनी सारी अच्छी बातें। पर ये सब चीजें बस विदेशियों के लिए थी, हमारे लिए नहीं थी। इसको कुछ विदेशियों ने मैरिट ओवरडीन करके कुछ नाम भी इसका दिया हुआ था। इन सबको सुन के लगता है कि बड़ा अच्छा आदमी होगा, लेकिन इंडियंस से ये बहुत ज्यादा कटता था। और उस टाइम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पढ़ा लिखा था, ये बहुत अच्छी कविताएं लिखता था। इंडियंस से इतना कटता था कि इसने हमारे यहाँ पर शस्त्र अधिनियम लागू किया, भारतीय शस्त्र अधिनियम बनाया। एक नियम बनाया जिसके तहत इसने कहा कि कोई भी इंडियन अगर हथियार रखेगा तो ऐसे रखना पॉसिबल नहीं है, उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। तो फिर कैसे रखें जी हथियार? बहुत ज्यादा मुश्किल होता था हथियार रखना, क्योंकि इसने कह दिया लाइसेंस के बिना हथियार कोई नहीं रखेगा। लाइसेंस हम देंगे, और अपने आप ये किसको देंगे? जो इनके चाटुकार होंगे, इनके तलवे चाटेंगे। किसी क्रांतिकारी को क्या लाइसेंस दे देंगे? किसी कभी देंगे ही नहीं। कोई भगत सिंह जैसा अगर लड़का होगा, खैर वो तो बाद में आया, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव या लाला लाजपत राय या विपिन चंद्र पाल या रास बिहारी बोस जैसे जो क्रांतिकारी लीडर थे, अगर ये हथियार खरीदना चाहें तो खरीद नहीं सकते, क्योंकि लिखा हुआ है कि लाइसेंस के बिना नहीं। इनके टाइम में तो इन्होंने लाइसेंस व्यवस्था अनिवार्य कर दी, और लाइसेंस पे साइन इनके होंगे। ये क्यों साइन करेगा किसी क्रांतिकारी के लाइसेंस पे? दूसरा, इन्होंने कहा कोई भी इंडियन अखबार, एक था वर्नाक्यूलर, वर्नाक्यूलर का मतलब होता है लोकल भाषा, जैसे मैं कहूँ हरियाणवी है, बिहारी है, लोकल लैंग्वेज, इसको कहा जाए कि अपने देश के अलग अलग कोने में अखबार निकलते थे भाई, जैसे हरियाणवी का अखबार अलग निकल रहा है, हिंदी का अलग, गुजराती का अलग, बंगाली का अलग, मराठी का अलग, अलग अलग निकलते हैं, ताकि उस एरिया के लोग उसको पढ़ के अपना फील कर सकें और उसमें लिखी बातों का असर उनके दिमाग पे सीधे हो, क्योंकि मातृभाषा का फर्क पड़ता है ना। तो इसने क्या किया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया ये, और इसने कहा कोई भी इस तरह का लोकल भाषा में निकलने वाला अखबार बिना हमारी मर्जी के नहीं छप सकता। यानी कोई भी क्रांतिकारी अगर चाहे कि मैं जनता को उकसाऊं, उठाऊं, जगाऊं और उनको समझाऊं, तो उसको अखबार निकालना पड़ता था। उस अखबार को पहले इसकी परमिशन चाहिए, इसकी परमिशन के बिना कहीं कोई अखबार निकलता मिल गया तो फिर खैर नहीं है। तो ये कौन सी को परमिशन देगा? जिसमें लिखा होगा अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, अंग्रेज बहुत लायक हैं, अंग्रेज इसीलिए बने ताकि वो हमारे ऊपर राज कर सके, और हम नालायक हैं, हमारे देश के लोगों को अकल नहीं है, हमें राज करना नहीं आएगा। यानी इंडियंस के दिमाग में अखबारों से भी ये भर दो कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हारी कौम को राज करना नहीं आता, और जो उनको उकसाने की कोशिश करे पकड़ लो उनको। एक खास मैगजीन उस टाइम निकलती थी अखबार, अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका। क्रांति के सारे लेख छपते थे, क्रांति के ऐसे ऐसे लेख कि पढ़ के आदमी को लगे कि मुझे आज ही मारना है बस अंग्रेजों को। तो इस बात से अंग्रेज चिढ़ते होंगे ना कि अच्छा ऐसे लोगों को हमारे बारे में लिख के उकसा रहे हैं। तो अमृत बाजार पत्रिका को बैन करने के लिए, अब कैसे ऐसे बैन कैसे करे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो नियम ले आए और बोले कोई भी बिना हमारी मर्जी के छप नहीं सकता, सीधे काट थी कि ये ना छप पाए। और कितनी अजीब बात है, उस टाइम भी इंडियंस कितनी मोटी बुद्धि के और कम अकले थे आधे लोग, कि कई अखबारों ने कहा बिल्कुल ठीक है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जैसे आज कह रहे हैं ना कि निजीकरण बिल्कुल ठीक है, आधे लोग तो यही कह रहे हैं, आधे लोग कह रहे हैं अच्छी बात है रेल बिक रही है। तो उस टाइम भी इतने गधे, इतने ही मूर्ख थे, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा, कुछ अखबारों ने कि बहुत अच्छा है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इनमें से एक अखबार था पायनियर। पायनियर, आप खुद सोच लो कि हमेशा से ऐसा होता आया कि जब जब आप विरोध करेंगे सरकार का, चाहे वो गलत कर रही है सरकार, तो कुछ मूर्ख तो आपका भी विरोध करेंगे। वो आज से नहीं सदा से थे। इस टाइम का एग्जांपल देख लो, अमृत बाजार पत्रिका को कुचलना है, बंद करना है, क्योंकि वो नौजवानों को उकसाने का काम कर रही है, वो नौजवानों को कह रही है क्रांति करो, मारो अंग्रेजों को। तो ऐसी पत्रिका को रुकवाने के लिए ये एक्ट ले आया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। सर ऐसी भाषा में, लोकल भाषा में कोई अखबार पत्रिका नहीं छपेगी। और एक अखबार बोला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही करना चाहिए। कौन था वो? पायनियर अखबार। तो तब भी ऐसे ही मूर्ख लोग थे जो अंग्रेजों की बड़ाई करते थे, अंग्रेजों को कहते थे कि
काम बहुत अच्छा कर रहे हो। आज आपको सुन के लगेगा कैसे बेवकूफ थे। आज भी इंडिया में ऐसे बेवकूफ हैं जो गलत डिसीजन के साथ खड़े होते हैं कि सरकार बिल्कुल ठीक कर रही है। उनको समझ में नहीं आता। पायनियर को तब लगता था कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, बाद में जाके अकल आई ना कि तू कितना बड़ा बेवकूफ था। इस एक्ट से वो इतनी बढ़िया मैगजीन को दबा रहे थे और तुम्हारी समझ में नहीं आया, लेकिन नहीं आया तब वो मूर्ख थे। इसके अलावा इसने सोचा कि अच्छा ये इंडियंस जो हैं ये हमारी बराबरी पे आना चाहते हैं। कैसे? कुछ लोग पढ़ने लिखने लग गए थे। सुभाष चंद्र बोस का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था ना कि कैसे एक यंग एज में अंग्रेजों के देश 1 साल पढ़े थे और फिर अंग्रेजों के देश में उनके देश की लिस्ट, उनके देश का पेपर चेकर, उनके देश के 4th टॉपर थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। ये उनके लिए कितने शर्म की बात थी कि उनके लड़के जो बचपन से अंग्रेजी में फर्राट थे और जिनके दिमाग में था कि हमें अफसर बनना है, इंडिया पे राज करना है, इंडिया पे राज करना है, उनका लिस्ट में पीछे नाम था और सुभाष चंद्र बोस का 4थे नंबर पर। उनके देश में रह के उनकी भाषा में पेपर, उनके आदमी बनाने वाले, उनके आदमी चेक करने वाले, और तब इंडियन टॉपर्स में आ गया। यानी इंडियंस के अंदर लायकियत थी। इस लायकियत को कैसे दबाया जाए, कुचला जाए, तो बड़ी चालाकी से इस लिट्टन ने क्या किया, चौथा काम इसका इसने कहा जो ये हमारी सिविल सर्विसेज है ना, सिविल सर्विसेज, इनकी एज घटा दो। इनकी एज पहले 21 साल थी, इसने कहा घटा दो 19 साल। इससे इसको क्या फायदा हुआ? हमारे इंडियंस, एक आम बच्चा, आप ये मान के चलो 15-16 तक तो बच्चे को कुछ पता ही नहीं होता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। 18 में जाके बच्चे को कल आती है थोड़ी थोड़ी कि मुझे अपना भविष्य बना लेना चाहिए, यार दोस्त, मौज मस्ती, पैसा, पार्टी, ये सब चीजें समझ में आने लगती हैं कि इनसे मेरी लाइफ पूरे जीवन नहीं चलनी। ये तो कुछ टाइम का खेल है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, मेच्योरिटी बढ़ेगी और आपकी समझ में आएगा कि पढ़ाई फाइनली मेरे साथ चलेगी। तो जब तक हम जागे, इंडियंस जागे, तब तक एज बंद कर दो कि भैया तुम 20 साल में हमें अकल आती कि हमें सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए, तब हम इंडियंस का भला कर सकते हैं अंग्रेजों की बराबरी पे जाके। लेकिन तब तक अकल आती, तब तक उम्र निकल जाती। 19 में तो पेपर भरने के बाद बंद हो गया। यानी बच्चा तैयारी 15-16 से करेगा, तभी तो 3-4 साल तो लगेंगे। सुभाष जैसे हर कोई इंटेलिजेंट थोड़ी 1 साल में निकाल देगा। तो ये सिर्फ ये था कि इंडियंस जागे, उससे पहले इनकी एज को बंद कर दो। कोई भी 19 के बाद सिविल सर्वेंट नहीं बन सकता, यानी उस टाइम का आईएएस टाइप नहीं बन सकता। अब जो उस टाइम आईएएस होगा वो इंडियंस के प्रति अगर लगाव होगा तो नीति बनाने में चिक करेगा ना, भाई इंडियंस के खिलाफ क्यों कर रहे हो, ये अपनी टांग अड़ाएगा। तो इन इंडियंस के रास्ते पहले ही बंद कर दो। 19 तक तो इनकी बुद्धि में आना नहीं कि हमें अफसर बनना है, और 19 के बाद ये भर नहीं सकते। मान लो 18 में भी जागेंगे तो कौन सा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेंगे, 1 साल पढ़ भी लेंगे तो कौन सा हमारे लड़कों के सामने कंपटीशन में आएंगे। यानी ये इंडियंस को ताकत से बचाने की, वो मिल ना पाए, उनको पढ़ के भी ताकत ना मिले, इसकी एज घटा दी, 21 से घटाकर 19 कर दी। देखो कितना घटिया आदमी है, हर तरफ से हमारे रास्ते ब्लॉक कर रहा है। सबसे पहले क्या किया कि इंडियन क्रांतिकारी, इसको कोई मार ना दे तो इनको लाइसेंस प्रथा चला दो। शूट करना है किसी को तो भैया उसको पिस्तौल तो चाहिए, पिस्तौल मिलेगी कब, जब लाइसेंस होगा, लाइसेंस मिलेगा नहीं किसी को। इसके बाद कह दिया इनकी जो अखबार दिमाग में क्रांति की कोशिश करे, दिमाग को एक्टिव बना रहे, बंद करवा दो। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, किस मैगजीन को रुकवाना था? अमृत बाजार पत्रिका। कौन मूर्ख उनका साथ दे रहा था? पायनियर। फिर क्या बोला? आईएएस आईपीएस बनते हैं ये, इनको रोक दो, इनकी एज इतनी कम कर दो कि जब तक ये जागे तब तक इनकी एज ही निकल जाए। एज घटा दी। इसने हर तरह से कोशिश की कि हमें एक्सप्लॉइट करे, हमारे इंडियंस को, हर तरह से अपने पार्ट पे इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए हमारे लिए तो इसका कोई फायदा नहीं रहा होगा, निबंधकार, साहित्यकार या कवि रहा होगा। ऐसे लोगों में इमोशंस होते हैं, पर इसकी बातें पढ़ के लगता है कि इसने हमें तो कहीं से भी कोशिश की कि जहां से हो सके इनको कुचला जाए, इनको दबाया जाए, इनको उभरने ना दिया जाए, और सारे काम देख लो। इसके बाद देखो, कहते हैं हर चीज का कोई ना कोई तोड़ आता है। अजीब बात है कि इसकी इन हरकतों के तुरंत बाद एक आदमी आया जिसका नाम है लॉर्ड रिपन। वो लिट्टन था, ये रिपन है। और ये इतना अच्छा आदमी था, इतना अच्छा आदमी कि इसने इंडियंस की भलाई करना अपना टारगेट बना लिया। मैं जितने साल रहूंगा ना इंडियंस की भलाई करूंगा, ये इसने टारगेट बना लिया अपने मन में। उस दिन बोला नहीं है ऐसे सामने, लेकिन इसके सारे काम ऐसे थे कि हमें आज रिस्पेक्ट होती है कि कितना अच्छा आदमी था। कुछ अंग्रेज अच्छे भी थे, ऐसे नहीं कि सारी घटिया थे। लॉर्ड रिपन ने आते ही क्या कहा, इसने कहा वर्नाक्युलर, जो वो लोकल भाषा वाला था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जिसके तहत हम छापने से पहले डरते थे और उसकी परमिशन के बिना छाप नहीं सकते, इसने समाप्त कर दिया। इसने कहा नहीं, सबको हक है भाई, तुम्हें जैसा लगता है ना अपनी अपनी भाषा में छापो अखबार। यानी हम लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि छापो, जगाओ अपनी जनता को। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट समाप्त किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। किसने चालू किया था? लॉर्ड लिट्टन ने। वो हमें एक्सप्लॉइट करना चाहता था। दूसरा, इसने कहा शस्त्र अधिनियम जो था, जिसमें कि लाइसेंस अनिवार्य था, इसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम अंग्रेज पिस्तौल रख सकते हैं तुम भी रख सकते हो, लाइसेंस की व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं है। तो एक डायरेक्ट ये कह दिया कि हमारे क्रांतिकारी पैसा अफोर्ड कर सकते हैं तो खरीद ले हथियार, मारे बेशक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने शस्त्र अधिनियम में हमारा साथ दिया, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त करके हमें विचारों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। इसने कहा ये जो सिविल सर्विसेज में लोग जाते हैं जिनकी एज 21 से 19 की थी ना, इसने कहा ये तो गलत किया, 19 से वापस बढ़ा के कितनी कर दो, 21, ताकि इंडियंस अगर 19 में जागते हैं तो 2 अटेम्प्ट दे पाए, 2 साल जागने के मिल गए। 18 में जागे तो 3 साल मिल गए। कोई तो निकलेगा। अगर इतनी बड़ी भीड़ में से 1-2 भी अफसर बन गए तो कुछ हद तक तो पावर आई, फिर वे आगे औरों को मोटिवेट करेंगे, फिर 10 बनेंगे, फिर 20, फिर 100, संख्या बढ़ती जाएगी ना। तो इसने कहा नहीं, एज बढ़ाओ इनकी, सिविल सर्वेंट्स की एज इसने इंडियंस के लिए 19 से बढ़ाकर 21 कर दी। ये तीनों घटिया आदमी ने जिसने गड़बड़
की थी, इसने तीनों को ठीक कर दिया। इसके टाइम में हमारे इंडिया में एक बहुत अच्छा काम हुआ, फैक्ट्री अधिनियम भी बना। फैक्ट्री अधिनियम यानी फैक्ट्री से जुड़ा कानून, जिसमें ये कहा गया कि भाई इतने घंटे से ज्यादा काम नहीं करना, महिलाओं को इतने घंटे से ज्यादा काम पे नहीं रखना, और इस तरह की बातें, बाल मजदूरी नहीं करवानी, छुट्टी मिलेगी, इस टाइप की सारी बातें। यानी मजदूरों का भी भला, किसानों का भी भला, जिसको लाइसेंस चाहिए उसको उसका भी भला, जो अखबार छापता है उसका भी भला, और जिसको सिविल सर्विसेज में पावरफुल बनना है उसका भी भला। चारों तरफ से इंडियंस के फेवर में कौन आ गया था? लॉर्ड रिपन। बहुत अच्छा आदमी है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड लिट्टन था महाघटिया, जिसने हम सबको कोशिश की कि इंडियंस की बुद्धि का विकास ही ना हो। चलिए थोड़ा सा इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अच्छा वो कह रहे हैं क्लास का टाइम हो गया, चलो एक पढ़ा देती हूँ फिर। ये कौन सा आंदोलन निकल गया? इसमें क्या था? ये तो कंप्लीट हो गया ना। हाँ, ये वायसराय, ये रहा लॉर्ड लिट्टन। लिट्टन से पहली एक फाइल है, बीच वाली वायसराय, ठीक है। ये देखो भारत के वायसराय, यहां से स्टार्ट होता है ये वायसराय, मतलब क्रांति के बाद वाले। क्रांति किसके टाइम में हुई? कैनिंग के टाइम में। कैनिंग क्रांति। देखो कैनिंग 56 से 62 रहा, 57 की क्रांति, और वो आई कोर्ट्स, ये बड़े काम थे। और महारानी ब्रिटेन जो बनी हेड, वो भी तो इसी के टाइम में मानी गई। ये भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि कंपनी खत्म हो जाएगी, और ब्रिटिश शासन यानी महारानी के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था, इन प्लेस ऑफ किंग। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 57 का ऐतिहासिक विद्रोह। 57 के विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ताज महारानी ने अपने नियंत्रण में ले लिया। कैनिंग के समय बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आएगा, पारित हुआ, जिसके द्वारा 1862 में बंबई, कलकत्ता, मद्रास, तीनों प्रेसिडेंसी है इनकी, सबसे पहले कलकत्ता में बना था, में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और हम आज भी हाई कोर्ट पढ़ते टाइम ये बात याद रखते हैं कि इंडिया में सबसे पुराने हाई कोर्ट कौन से हैं? कलकत्ता, बंबई और मद्रास। 1862 में बन गए थे ये। 1 जुलाई को पहले बना था कलकत्ता, फिर अगस्त सितंबर में बंबई और मद्रास। कैनिंग के समय में ही 56 में विधवा पुनर्विवाह अभी योगदान था, हम चिढ़ते थे इस बात से। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में, विवाह कर लेना, कलकत्ता में हुआ दिसंबर 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा से। मैंने कल परसों आपको नाम बताया था ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा विवाह को प्रमोट किया। सती प्रथा बंद हो जाएगी तो महिलाएं विधवा तो हो गई ना। अब पहले तो विधवा होते ही उसको जला देते थे, भाई उसका पीछा छूटा खाना पीना और इन सबसे, कि वो कहाँ खाएगी, किसके घर रहेगी, कैसे उसका जीवन चलेगा। लेकिन अब जब सती बंद करवा दी तो विधवाएं कहाँ जाएं, क्योंकि जो लड़के के घर वाले हैं वो नहीं रखेंगे उनको। लड़की के घर वाले कहते हैं हमने तो शादी कर दी, हम क्यों रखें। तो अब सती प्रथा के बाद विधवा को शादी करना कंपलसरी करना पड़ेगा। नियम बना दो कि वो शादी कर पाए, ताकि लोग इस चीज को दिमाग में बैठा ले। तो विधवा पुनर्विवाह दोबारा से 1856 में, और पहली शादी जो हुई थी ना कानूनी, वो 1856 में। इस चीज से हम इंडियंस चिड़े और क्रांति में हमने इसका भी कारण बनाया था। 57 में कैनिंग के समय महालेखा परीक्षक का पद बनाया गया, जो आजादी के बाद नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहलाया, आज तक है। कैग आर्टिकल 148 आपके देश में आज भी है कैग। तो ये जो कैग है ना, ये अंग्रेजों के टाइम में आ गया था, ये कैनिंग के टाइम में। कैग क्रांति, कैनिंग महालेखा, नियंत्रक महालेखा, कैनिंग के टाइम में। भारत शासन अधिनियम 1858, क्योंकि अब हमारे ऊपर कंपनी की बजाय महारानी का राज है, तो शासन अधिनियम आएगा। 58 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर, जिसको कि उसके बेटे बेटे सब मार दिए थे हुमायूं के मकबरे में पकड़ के, और उसके सामने उनके सर जो है थाल में सजा के लाए गए थे, और फिर उसको भेज दिया था रंगून मांडले जेल में। वहां 1862 में वो दुखी रहते 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 फाइनली मर गया था। ठीक है। व्यपगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया, जो डलहौजी ने बहुत गलत तरीके से यूज की। और 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ। आईपीसी का पॉइंट नहीं लिखा है, वो इसमें ऐड कर लेना। आईपीसी भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860 की देन है। ठीक है। आईपीसी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। एल्गिन और ये सब मैं कल पढ़ाऊंगी, एक एक दो पॉइंट है इनके, लेकिन कल पढ़ाऊंगी फिर इसको मे और ये सब। चलिए आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। आज हमने 3 तरह की व्यवस्था देखी भूमि बंदोबस्त की। महाल मतलब एक एरिया के सारे गांव, और रैयत मतलब किसान, डायरेक्ट किसान 50% लेंगे। 51% हिस्सा उसी से हड़प लिया इन्होंने भारत का, 51% में लागू कर दिया। और 19% में जमींदारी, जिसमें कि जमींदार मेन था ये अपना स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कार्नवालिस के टाइम में 1793, वो रीड और मुनरो के टाइम में। तीसरी महाल वाली उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, विदेशी था, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कहें बंबई और मद्रास, तो किसका नाम टिक करोगे? रैयत का। अगर कहें ये पंजाब और ये उत्तर पश्चिम वाला और यूपी का कुछ हिस्सा, तो आप कहोगे वो तीसरे वाली महाल। और कहें कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की टेरिटरी में, प्रेसिडेंसी में, तो आप कहोगे स्थायी बंदोबस्त। ठीक है। फिर हमने पढ़ लिया आज 4 के बारे में जाना हमने वायसराय। पहला कैनिंग, इंपॉर्टेंट सारी चीजें, आईपीसी है, हाई कोर्ट है, और विधवा पुनर्विवाह है, क्रांति है, ये सारी चीजें। फिर हमने देखा लॉर्ड मेयो, जिसके टाइम में कई बड़े काम हुए। फिर लिट्टन महाघटिया, और फिर रिपन। बहुत अच्छा। ठीक है। 1-2 दिन की कहानी है, वायसराय बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, इसको खत्म कर लेंगे। फिर हमारा लगभग आधुनिक भारत तो लगभग क्या पूरा ही, फिर रह जाएगा विजयनगर और बहमनी, मध्यकाल का, वो और करा दूंगी, तो हिस्ट्री हमारी इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, थैंक यू।